हुआ, लेकिन महागठबंधन ने 70% स्ट्राइक रेट वाले इलाके को लेकर अपनी रणनीति पहले ही साफ कर दी है। आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट का जोर पहले चरण की उन सीटों पर है जहां पर 2020 में उन्हें सबसे बड़ी जीत मिली थी। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का पहला चरण शाहबाद और मगध की 71 सीटों पर हुआ था। यही वो इलाका है जिसने महागठबंधन को सबसे बड़ी सफलता दी थी। 71 सीटों में से 48 पर विपक्षी उम्मीदवारों की जीत हुई, यानी लगभग 70% का स्ट्राइक रेट। यही वजह है कि 2025 का चुनाव आते ही महागठबंधन ने इस इलाके को टारगेट बना लिया है। रणनीति है आक्रामक प्रचार, तेजस्वी यादव की कई छोटी छोटी सभाएं, लोकल मुद्दों पर फोकस और कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर एक्टिव करना। सीटों की संख्या और मुख्यमंत्री के चेहरे पर पेंच के बावजूद महागठबंधन के सभी दल ये मानते हैं कि पिछली बार वाली 71 विधानसभा सीटों पर 70% स्ट्राइक रेट के साथ ही बिहार में एनडीए को हराया जा सकता है। और इसीलिए महागठबंधन के दलों ने अपने अपने स्तर पे और महागठबंधन के स्तर पे ये रणनीति बना ली है कि आखिर कैसे इस इलाके में एनडीए को मात देनी। लेकिन एनडीए का कहना है कि पिछली बार का समीकरण अलग था। 2020 में चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा अलग चुनाव लड़े थे, जिससे नुकसान हुआ। एनडीए मानता है कि इस बार हालात बदले हैं, सहयोगी दल साथ हैं और तालमेल बेहतर है। साथ ही एनडीए को भरोसा है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में पहले चरण की इन्हीं 71 सीटों पर दिखी बढ़त विधानसभा चुनाव में भी दोहराई जाएगी। बूथ प्रबंधन को लेकर के भी हमने काफी काम किया है और इसीलिए हम एक शानदार स्ट्राइक रेट के साथ इन सीटों पर भी इस बार जीत दर्ज करेंगे। इसलिए कि 225 सीटों का हासिल करना है, तो ये पहले चरण की जो सीटें 2020 के विधानसभा की, इनमें शानदार प्रदर्शन भी उतना ही आवश्यक होगा। महागठबंधन एनडीए के इस तर्क को पूरी तरह से खारिज करता है। आरजेडी का कहना है कि चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा 2024 में एनडीए के साथ थे, फिर भी इंडिया ब्लॉक ने इन 71 विधानसभा सीटों में पड़ने वाले ज्यादातर संसदीय क्षेत्र जीते थे। बक्सर, सासाराम, काराकाट, जहानाबाद, आरा, औरंगाबाद और पाटलिपुत्र जैसे अहम इलाके विपक्ष के खाते में गए थे। यही भरोसा महागठबंधन को फिर बड़ी जीत की उम्मीद दिला रहा है। लेकिन रिजल्ट वही आएगा। राष्ट्रीय जनता दल इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर लेगी। इस इलाके में हम 7 सांसद भी जीते। हम लोग निश्चित तौर पे हम लोग 70% जो स्ट्राइक रेट है हम उसको 80% से ऊपर ले जाएंगे। महागठबंधन का मानना है कि मगध और शाहबाद की धरती पर जनता ने पहले ही भरोसे का संदेश दे दिया है। 2024 की सफलता ने इस इलाके में विपक्ष के हौसले बुलंद किए हैं। ऐसे में 2025 विधानसभा चुनाव के लिए यही जमीन भूमि बन गई है, जहां से महागठबंधन एनडीए को कड़ी चुनौती देने का दावा कर रहा है। तो वहीं बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अक्टूबर महीने में होने वाला है। उसके पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर पहुंच रहे हैं। गुरुवार को अमित शाह रोहतास और बेगूसराय में बीजेपी की क्षेत्रीय बैठकों में शामिल होंगे। अमित शाह के दौरे से पहले सियासत भी बिहार में तेज हो गई है। रिपोर्ट देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव में 2 महीने से भी कम का समय बाकी है और बिहार में बीजेपी के शीर्ष नेताओं के दौरों का दौर भी तेज हो चुका है। 13 सितंबर को पटना में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोर कमेटी की बैठक की। 15 सितंबर को पीएम मोदी ने पूर्णिया में जनसभा की और 18 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रोहतास और बेगूसराय में क्षेत्रीय बैठक में हिस्सा लेंगे।
माना जा रहा है कि अमित शाह का ये दौरा बीजेपी की चुनावी रणनीति को मजबूत करने के साथ ही संगठन में अनुशासन और समन्वय बढ़ाने के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित होगा। सुबह 10 बजे डेहरी ऑन सोन में होने वाली पहली बैठक में रोहतास, कैमूर, आरा, बक्सर, गया पूर्वी, गया पश्चिमी, नवादा, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद के नेता शामिल होंगे, तो दोपहर 2 बजे बेगूसराय में पटना ग्रामीण, पटना महानगर, बाढ़, नालंदा, शेखपुरा, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, खगड़िया और बेगूसराय के नेताओं के साथ अमित शाह चर्चा करेंगे। इन दोनों ही बैठकों में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, विधायकों के साथ ही संगठन के नेता, जिलों के प्रभारी के साथ साथ स्थानीय नेता और कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। इन बैठकों में चुनावी रणनीति पर मंथन होगा, चुनावी तैयारियों की समीक्षा की जाएगी और अमित शाह जीत का मंत्र देंगे। ये आ रहे हैं बिहार के विकास के लिए और अगली सरकार भी बनेगी इसके। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान में 1 महीने से भी कम का समय बाकी है। ऐसे में बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में है और बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी रणनीति तैयार करने की बागडोर अब खुद थाम ली है। न्यूज़ 18 के लिए बाढ़ से अनिरुद्ध और बेगूसराय से संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो उधर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक बार फिर से सियासत के केंद्र में हैं। एक और पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद आफरीदी के बयान ने नया संग्राम छेड़ दिया, तो दूसरी तरफ उनका हाइड्रोजन बम वाला बयान भी चर्चाओं के केंद्र में है। ये रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी ने हाल ही में रायबरेली में वोट चोरी के आरोपों के साथ बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि जल्द ही वो एक हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे जो बीजेपी की कथित करतूतों को उजागर करेगा। लेकिन इस बयान पर सत्ता पक्ष ने पलटवार किया। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए केंद्रीय मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा कि उनकी मानसिक उम्र बहुत कम है। राहुल गांधी के सारे बम फुस पटाखा हैं। इनका ना तो कोई बम चल रहा है, ना परमाणु बम चलेगा, ना एटम बम चलेगा, क्योंकि फुस हैं। केवल कहने के लिए वो कुछ भी कह दें। उनके प्रदेश अध्यक्ष ने ही कैसे एक राफेल का एक नमूना दिखा दिया था खिलौना के रूप में, तो उनके लिए उसी तरीके से हाइड्रोजन बम एक खिलौना है और ये परमाणु बम एक खिलौना है। और खिलौने के साथ जिस तरीके से बच्चे खेलते हैं उसी प्रकार से राहुल गांधी की जो मानसिक एज है वो बहुत कम है। वो उन्हीं के तरीके से उन खिलौनों के साथ खेलने का काम कर रहे हैं। उनकी माता जी को समझ में नहीं आ रहा है। इधर पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद आफरीदी के एक बयान ने विवाद को और हवा दे दी है। आफरीदी के बयान पर साध्वी प्राची ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग हिंदुस्तान का खाते हैं लेकिन उनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है। पाकिस्तान के नेताओं को, पाकिस्तान के जो क्रिकेटर ने ट्वीट किया है उनको कहूंगी, राहुल गांधी को और जिनके दिल पाकिस्तान में पड़े उनको ले जाइए पाकिस्तान, उनको पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनाइए, क्योंकि पाकिस्तान को तो हिंदुस्तान के गद्दारों की जरूरत है ना। ये गद्दार वहीं पाकिस्तान की सेवा करेंगे भाई, हिंदुस्तान में इनकी जरूरत नहीं है। फिलहाल तो राहुल गांधी के बयानों को बीजेपी ने बचकाना करार देते हुए कहा है कि इससे नेता विपक्ष की गरिमा कम होती है। वहीं शाहिद आफरीदी ने राहुल गांधी की तारीफ करके बीजेपी को एक और मुद्दा दे दिया है। बीजेपी को इससे क्या सियासी माइलेज मिलता है ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं मध्य प्रदेश में नवरात्रि पर लगने वाले गरबा पंडालों के लगने से पहले ही इस बार घमासान मचना शुरू हो गया। एक तरफ जहां सीहोर के कुबेरेश्वर धाम के रास्ते पर पोस्टर लगाए गए जिसमें लिखा हुआ है कि गैर हिंदुओं का आना सख्त मना है, वहीं गरबा आयोजनों को लेकर के बीजेपी सांसद आलोक शर्मा का बड़ा बयान सामने आया। आलोक शर्मा ने साफ साफ शब्दों में कहा, त्योहार वही मनाएं जो जिस समुदाय के हों, गरबा में सिर्फ हिंदू और सनातनी ही आए, गरबा में कलावा टीका लगाकर कोई भी प्रवेश ना करें। गरबा से कुबेरेश्वर धाम, गैर हिंदुओं पर संग्राम। देखिए, हर जो जिस धर्म को मानता है उसको अपना धर्म, अपना त्योहार मनाने का अधिकार है। ये समझ लेना चाहिए लफ्ज़ यादियों को
कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, किसी भी लफ्ज आदि को नहीं छोड़ा जाएगा। और जो इस प्रकार से योजना से टीका लगाकर नवरात्रि के हमारे गरबा पंडाल में आते हैं, आटी बांधकर आते हैं, तिलक लगाकर आते हैं, केसरिया गमछा पहनकर आते हैं, उनको अब नहीं छोड़ा जाएगा। और आप खुद देख लो, कानून अपना काम कर रहा है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। आप अपने धर्म को देखें, अपने संप्रदाय को देखें। अब सनातन वो सनातन नहीं बना है। में कोई गलत बात नहीं है। जहाँ रामकृष्ण की पूजा होती है, कुबेरेश्वर धाम हो या और भी अन्य सनातनी मंदिर है, वहाँ किसी भी गाय खाने वाले विधर्मी को आने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ तिलकधारी आएंगे, जहाँ त्रिशूलधारी आएंगे, जहाँ सिक्काधारी आएंगी, जहाँ हिंदू बहन बेटी आती है और कुबेरेश्वर धाम पे लाखों की भीड़ आती है। यदि कोई भी विधर्मी वहाँ जाएगा तो बहन बेटियों के साथ छेड़ करेगा, लूट करेगा। इसलिए मैं सकल हिंदू समाज से कहना चाहता हूँ, किसी भी पवित्र मंदिर पे, हमारे मठ मंदिर पे कोई भी विधर्मी मुल्ला टोपी चुक्की वाले के घुसने की आवश्यकता नहीं है। ये जितने गाय खाने वाले, खत्म कराने वाले लोग हैं, इनको कहीं घुसने देना नहीं चाहिए। सांसद का फरमान, गरबा में नो भाईजान। द्वारा ये बताया कि सोशल मीडिया पर मैसेज आते थे, फिर उसके द्वारा ये बताया कि तुम मुझसे मिलो, नहीं तो फिर मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और तेजाब फेंक दूंगा, इस तरह की धमकी दी जाती थी। इस पर से थाना परदेतीपुरा में एक केस रजिस्टर किया कर, छेड़छाड़ का केस रजिस्टर किया गया, ऑनलाइन स्टॉकिंग केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया। आरोपी मुकीम को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि जूना रिसाला का रहने वाला है। नवरात्रि में गरबा, एंट्री से कर लें तौबा। नवरात्रि में गरबा और गरबे में भाईजान की एंट्री पर बवाल जारी है। भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने एंट्री पर बैन की बात कही। उधर सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में गैर हिंदुओं के आने पर पाबंदी की बात कही गई है। इस बीच इंदौर में गरबा में जा रही एक हिंदू युवती को एसिड अटैक की धमकी दी गई। उस पर धर्म बदलकर शादी का दबाव बनाया गया। इतना ही नहीं, आरोपी ने परिवार को भी धमकी दी, जिसके बाद पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। क्या गरबा को लेकर जो फरमान जारी किया गया है वो सही है? तो आखिरकार 22 दिन बाद वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू हो गई है। लैंडस्लाइड और खराब मौसम की वजह से इस यात्रा को रोका गया था, जिसे अब दोबारा से खोल दिया गया है। वैष्णो देवी यात्रा फिर शुरू होते ही भक्तों का सैलाब यहां पर उमड़ पड़ा है। नवरात्र से ठीक पहले लाखों करोड़ों भक्तों के लिए आखिरकार माता वैष्णो देवी का बुलावा आ चुका है। 22 दिन के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मां वैष्णो देवी की यात्रा दोबारा शुरू हो चुकी है। कटरा बेस कैंप से जैसे ही यात्रा का शुभारंभ हुआ, श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी और चारों ओर जय माता दी के जयकारों से वातावरण गूंज गया। वैष्णो देवी की यात्रा शुरू होने से श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही रजिस्ट्रेशन काउंटर्स पर लंबी कतारें और भक्त माता के दर्शन के लिए त्रिकुटा पर्वत की तरफ रवाना हुए। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरे मार्ग पर अतिरिक्त बल तैनात है और आधुनिक सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। श्रद्धालुओं का कहना है कि इतने लंबे इंतजार के बाद माता के दरबार में बुलावा मिलना उनके लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। मैं दर्शनी देवड़ी कटरा में मौजूद हूं और देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बनता है। काफी खुश, काफी दिनों के बाद यात्रा शुरू हुई। जी हाँ, 83 बरस उम्र है। अब माता से भेंट करने की इच्छा हुई। कितने खुश हैं आप, भावुक हो गए हैं। बहुत खुशी है हमें, आज ही चालू है, हम लोग कल आए, बहुत अच्छी लग रहा है। बहुत खुशी है, बहुत खुशी। तो ये देखते हैं 83 साल के और माता वैष्णो देवी की यात्रा शुरू होते ही सबसे पहले यहाँ पहुँचे हैं। क्या कहेंगे? कितनी खुशी आप लोगों में? बहुत खुशी, बहुत खुशी है। कहाँ से आए? मैं गया से आया हूँ, बिहार से। बहुत इसके लिए इंतजार कर रहे थे हम लोग, 8 तारीख से इंतजार कर रहे थे। 26 अगस्त को अर्धकुंवारी में लैंडस्लाइड की वजह से यात्रा को रोका गया था, जिसमें 34 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी। खराब और लगातार लैंडस्लाइड के चलते यात्रा 22 दिनों तक बंद रही। यात्रा मार्ग को दुरुस्त करने का काम लगातार चल रहा था। पुनर्निर्माण के काम में जुटे अधिकारियों और कर्मचारियों की मेहनत रंग लाई और नवरात्र से ठीक पहले माता वैष्णो देवी मार्ग को बहाल कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। चुनाव आयोग ने बिहार की तर्ज पर यूपी में भी स्पेशल इंटीग्रेटेड रिवीजन यानी कि SIR के जरिए मतदाता सूची को दुरुस्त करने का अभियान शुरू किया है। हाल ही में लखनऊ में प्रदेश भर के अधिकारियों को इसकी ट्रेनिंग दी गई है। आखिर क्या यह अभियान है और क्यों है इसकी जरूरत, रिपोर्ट में देखिए।
चुनाव आयोग ने लखनऊ में प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों को बुलाकर ERO, नेट और BLO ऐप की ट्रेनिंग दी। इस दौरान मतदाता सूची में सुधार और भारत निर्वाचन आयोग के नए दिशा निर्देशों की जानकारी साझा की गई। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिंडवा ने बताया कि 2003 की मतदाता सूची से मौजूदा सूची का मिलान किया जा रहा है ताकि SIR लागू होने पर वोटर्स को कम से कम दस्तावेज जमा करने पड़े। SIR भी जैसे बिहार में हो रहा है तो पूरे देश में आगे जब होगा तो उसके लिए अभी से हमें क्या तैयारियां करनी है ये भी बताया। और जनरली जो हमारा इलेक्टोरल रोल के बहुत सारी चीज़ें हैं जो पता नहीं रहती अधिकारियों को भी, उसकी ट्रेनिंग दी गई है। और हम जो ट्रेनिंग दे रहे हैं और जो तैयारियां कर रहे हैं उसमें ये भी मिलान कर रहे हैं कि ऐसे मतदाता आज की मतदाता सूची में जो 2003 की भी मतदाता सूची में थे, जिससे जब कभी भी SIR का अनाउंसमेंट होगा तो उत्तर प्रदेश में जो वोटर्स हैं कम से कम उनको अपने डॉक्यूमेंट्स देने पड़े हैं। यूपी में SIR की जरूरत हाल ही में सामने आए मतदाता सूची के गड़बड़ झाले ने और बढ़ा दी है। महोबा जिले के कुलपहाड़ तहसील में जैतपुर ग्राम पंचायत के एक 4 कमरे वाले मकान नंबर 803 में 4271 मतदाता दर्ज कर दिए गए। यही नहीं, जौनपुर और आजमगढ़ में भी ऐसी शिकायतें सामने आई हैं, जहां मतदाता सूची में भारी अनियमितताएं पाई गई। बेसिकली 2021 में जो पंचायत चुनाव हुआ था उसके बाद से 5 साल के बाद लगभग 2025 में हम लोग उसका पुनः मतदाता सूची का पुनरीक्षण कर रहे हैं। सामान्यतः गांव में मकान नंबर स्थायी मकान नंबर संख्या नहीं होने के कारण जो भी उस समय तत्कालीन BLO था उसने सभी मकान 200-250 लोगों के नाम से एक ही मकान नंबर में एंट्री कर दी। यद्यपि उन लोगों के नाम को वेरीफाई करा लिया गया, वो सभी उसी ग्राम पंचायत के वोटर्स हैं, तो इसमें कोई बहुत विशेष गलती नहीं है, लिपिक त्रुटि कही जा सकती है। तो इसको नया मकान नंबर डालकर त्रुटि इसकी दुरुस्त करा ली। चुनाव आयोग का ये अभियान न सिर्फ मतदाता सूची को दुरुस्त करेगा बल्कि आने वाले चुनावों को और अधिक निष्पक्ष और पारदर्शी बनाएगा। अब हर वोटर की जिम्मेदारी है कि वो अपनी जानकारी सत्यापित करवाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए इसी के साथ ही देश प्रदेश में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।